तो विकास भैया क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर, जो कि दोनों है मॉडल पेपर 1 इंग्लिश का। ठीक है, तो इसका मैंने दिया था, इंट्रोड्यूस किया था मैंने मॉडल पेपर को, लेकिन मैंने इसका आंसर उस वीडियो में नहीं बताया था। मैंने कहा था कि जब कुछ टारगेट पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका आंसर लाऊंगा। हालांकि टारगेट पूरे हुए नहीं, लेकिन मैं आंसर लेके आ जाता हूँ। तो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज जिमी सूटकेस कंटेन। इसका उत्तर मैंने जिमी वाले वीडियो में बताया है। देखो, जिमी सूटकेस हैड द बेस्ट बर्गलर्स टूल्स इन ईस्ट। तो इसका उत्तर जितना आसान हो सके उतना आसान मैंने बनाने की कोशिश किया है। जिमी का जो सूटकेस है उसमें चोरी के सबसे अच्छे औजार थे पूर्वी इलाके के। इट वॉज ए फुल सेट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील। यह एक पूरा सेट था जो मजबूत स्टील से बना था। इट हैड द न्यूएस्ट ड्रिल्स, पंचेस, ब्रशेस, बीट्स, क्लैम्प्स एंड आउजर्स। इसमें नए तरह के ड्रिल, पंच, ब्रेसेस, बीट्स, क्लैम्प्स और ऑगर थे। हालांकि इसका उच्चारण तो ऑजर्स होना चाहिए। There were also 2 or 3 new tools that Jimmy himself had invented. इसमें 2-3 नए औजार भी थे जो खुद जिमी ने बनाए थे। इसका हिंदी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश का हिंदी नहीं पता होगा तो आप लोग कैसे याद करिएगा, इसलिए मैंने हिंदी यहाँ पर लिख दिया है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आंसर ऑफ एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 गो हम लोग का कहानी है। ये देखो, जिमी वैलेंटाइन, मदर टेरेसा और ये द गार्डन पार्टी, ये स्टडीज ऑफ स्टडीज। तो ये ऑफ स्टडीज सब में से क्या होगा, 2-2 करके क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग का 8 गो क्वेश्चन आएगा, ए बी। और हम लोग को करना सिर्फ कितना है, 2 ठो। 8 गो नहीं, 6 ठो आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सही में 8 ठो क्वेश्चन आएगा। 8 में से सिर्फ आपको 2 करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट डज जिमी सूटकेस कंटेन। तो जिमी सूटकेस ये सब उसके औजार में था। तो इसका मतलब है कि 8 गो में से कोई भी 2 गो करने से हो जाना चाहिए आप लोग का। हाउ डज बेन प्राइस रियलाइज दैट जिमी वैलेंटाइन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द रिसेंट burglaries? After looking at 3 burglaries cases, Ben Price understood that Jimmy Valentine was the main person behind them. He noticed Jimmy's way of working. He passed, escaped quickly, made long jumps, and walked alone without any helper. तो आफ्टर लुकिंग एट 3 burglaries, 3 चोरी के मामलों की तुलना करने के बाद बेन प्राइस अंडरस्टूड दैट जिमी वैलेंटाइन वाज द मेन पर्सन बिहाइंड देम। बेन प्राइस को समझ में आ गया कि जिमी वैलेंटाइन इन चोरियों के मास्टरमाइंड है। ही नोटिस जिमीज वे ऑफ वर्किंग। उसने देखा कि जिमी बहुत जल्दी भाग जाता था। ही स्केप्ड क्विकली, मैड लॉन्ग जंप्स एंड वर्कड अलोंग विथ एनी हेल्पर। उसने देखा था कि जिमी बहुत जल्दी भाग जाता था, लंबी छलांग लगाता था और अकेले ही काम करता था, और वो भी बिना किसी साथी के। तो ये सब जो क्वालिटी है ये सिर्फ जिमी ही कर सकता था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट इज मदर टेरेसास पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ड्रग एडिक्शन अमंग यंग पीपल। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं भी देता है तो कोई 2 क्वेश्चन ऐसा तो जरूर होगा जो कि ये 8 गो में से दिया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये 8 गो ही करके जाते हैं तो शायद आ जाना चाहिए। अब अपने टीचर से थोड़ा परामर्श ले लीजिएगा स्कूल का कि देखिए ये 8 क्वेश्चन में से आएगा, 8 याद कर लिया। व्हाट इज मदर टेरेसास पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ड्रग एडिक्शन अमंग यंग पीपल। तो मदर टेरेसा का ड्रग एडिक्शन के बारे में क्या कहना था। जो यंग पीपल में ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मदर टेरेसा यंग पीपल बिकम एडिक्टेड टू ड्रग्स। मदर टेरेसा के अनुसार जो यंग पीपल है वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, आदत लग चुका है। क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट गेट इनफ लव, क्योंकि उनको उतना प्यार नहीं मिल पाता और गाइडेंस नहीं मिल पाता उनके पेरेंट्स से। जिनको उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता उन्हीं को ये सब प्रॉब्लम होता है। मदर टेरेसा के अनुसार युवा में नशे की लत उनके माता पिता के प्यार और मार्गदर्शन की कमी के कारण होती है। ठीक है, व्हाट वाज मदर्स प्लान फॉर प्राइज मनी। तो नोबल लेक्चर करने के, नोबल प्राइज मिलने के, नोबल प्राइज जब मिलता है उसमें 1 करोड़ रुपया भी दिया जाता है। तो मदर टेरेसा का प्लान क्या था उस प्राइज मनी को लेकर के।
उस समय कितना मिलता था नहीं पता, हम सुने कि 1 करोड़ रुपया मिलता है। मदर टेरेसा's प्लान टू यूज द प्राइज मनी टू बिल्ड ए होम फॉर होमलेस पीपल बिकॉज मैनी ऑफ देम हैड टू स्लीप आउटसाइड अंडर द ओपन द स्काई। तो मदर टेरेसा ने इनाम की राशि का उपयोग बेघर लोगों के लिए घर बनाने के लिए करने के लिए किया, कि योजना बनाई, क्योंकि कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रातें बितानी पड़ती थी। और ये इनका ये भी मानना था कि अगर हम लोग को लव को फैलाना है, ठीक, प्यार को अगर फैलाना है तो घर होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके डबल मीनिंग पे नहीं जाया जा सकता। तो ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज लारा रियलाइज एट द एंड ऑफ द गार्डन पार्टी। तो लारा जो है द गार्डन पार्टी के लास्ट में क्या रियलाइज करती है, ये तो हमको भी जानना था कि वो रियलाइज क्या करती है, लेकिन ये जो आंसर पढ़ के मुझको उतना संतुष्टि नहीं मिल पाया कि ये लारा आखिर रियलाइज क्या कर लिया। ठीक है, तो मेरा जो बोली है वो लड़खड़ा जाता है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। एट द एंड ऑफ द गार्डन पार्टी लारा अंडरस्टैंड्स दैट लाइफ इज वंडरफुल। और लारा लास्ट में ये रियलाइज करती है कि जो जीवन है वो अचंभों से भरा हुआ है, वंडरफुल है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है। सी रियलाइजेस दिस आफ्टर सीइंग मिस्टर स्कॉट्स डेड बॉडी। और उसको ये कब एहसास हुआ, जब वो मिस्टर स्कॉट के डेड बॉडी को देखती है। सी फील्स, वो महसूस करती है दैट फॉर द डेड पर्सन, वो महसूस करती है कि मरे हुए आदमियों के लिए डेथ इज पीसफुल। जो मर गया है वो तो बड़े आराम से सो रहा है, उसके लिए तो एक शांति का माहौल है कि वो शांत है। लेकिन उसके जो परिवार वाले हैं, लाइक अ रेस्ट फ्रॉम लाइफ, और जीवन से उसको छुटकारा मिल गया। बट फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड्स इट इज़ वेरी सैड। लेकिन जो जीवित हैं, जो उसके करीबी आदमी थे, उनके लिए बड़ा दुख का माहौल हो जाता है। लेकिन जो मरा है वो तो शांत में है, शांति से जी रहा है। तो क्या पता यही रियलाइज की थी कि नहीं रियलाइज की थी, ये हमको भी जानना था कि क्या पता क्या रियलाइज की, उसी को पता होगा। तो वो जो लेखिका है वो उसी पर छोड़ दी। ठीक है, आप लोग सोचते रहिए उसने क्या रियलाइज किया। हालांकि मैंने द गार्डन पार्टी का वीडियो नहीं बनाया, शायद ऑफलाइन तो पढ़ाई हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ। व्हाट डू द फ्लावर्स सिंबलाइज इन द गार्डन पार्टी। तो गार्डन पार्टी में फ्लावर्स का ही बात हुआ था। ठीक है, शेरिडन माइट बी यूजिंग दिस सिंबलिज्म। द फ्लावर्स रिप्रेजेंट बोथ द हैप्पीनेस ऑफ द पार्टी एंड द वे पीपल ट्राई टू इग्नोर और स्टे अवे फ्रॉम डेथ। शेरिडन इस प्रतीकात्मक का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अब ये खुद से आंसर बनाया हुआ है। ठीक, फूल पार्टी की खुशी और इस बात का प्रतीक बन जाते हैं कि लोग मृत्यु से दूरी बनाए रखने या उससे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। तो शेरिडन माइट बी यूजिंग द symbolism. The flowers represent both the happiness of the party and the way people try to ignore or stay away from it. तो फ्लावर इसी बात का अगर हो सकता है कि वो सिंबलाइज हो। क्या सिंबलाइज है कि किसी भी इंसान को शाम पड़ोस में कोई आदमी मर गया है, अब वो मर गया तो मर गया, हमें क्या, हमें तो हमें पार्टी करनी है। ठीक है, पार्टी ऑल नाइट चलेगी। तो ये जो फ्लावर है, हम लोग सामने मर गया लेकिन हम लोग इस सच को नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोग भी मर सकते हैं। इंसान इस सच को नहीं देख पाता है। ठीक है, आप भी एक दिन मरेंगे, हम भी एक दिन मरेंगे, तो कोई ये सोचता है नहीं। जी नंबर देखते हैं, व्हाट डज बेकन मीन टू सजेस्ट व्हेन द सेज स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी। तो बेकन ने जब कहा कि स्टडीज हमें एबिलिटी प्रदान करता है, तो इसका मतलब तुम लोग को समझाना है कि क्या सही में पढ़ाई लिखाई हम लोग को एबिलिटी देता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, फ्रांसिस बेकन इज नॉन एज द ग्रेटेस्ट इसेइस्ट एंड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फ्रांसिस बेकन को महान निबंधकार और अंग्रेजी निबंधों का जनक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम स्टडीज हेल्प अस इन 3 मेन वेज। तो इनके अनुसार जो पढ़ाई हम लोग को 3 तरीकों से लाभ देता है, इंजॉयमेंट देता है, डेकोरेशन देता है और स्किल देता है। तो क्या क्या देखता है, अध्ययन 3 मुख्य तरीकों से लाभ देता है, आनंद देता है, हमारी ज़िंदगी को सजावट करता है और हमें कौशल देता है, स्किल देता है। स्टडी सर्व फॉर एबिलिटी, तो यहाँ पर तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, ये इसी लिख दिया गया है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, आप लोग को दिखाई ही नहीं देगा। लो, ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है,
स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी मीन्स दैट स्टडीज गिव अस द स्किल टू वर्क। स्टडीज हमें एबिलिटी देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हमें काम करने स्किल देते हैं काम करने के लिए। हम लोग जो काम करने जाते हैं उसको पहले से पढ़ लेते हैं ना पढ़ाई में कि ये काम ऐसे ऐसे होता है। इलेक्ट्रीशियन का काम करने जा रहे तो हम लोग को पता पहले से पढ़ा दिया जाता है, अगर आप लोग कोई पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो ये स्विच देने से ये होता है, ये स्विच से करंट पास होगा, तो पहले से पढ़ा दिया जाता है। तो ये क्या दे रहा है हम लोग को, स्किल दे रहा है, ठीक है। तो गिव एडवाइस, ये हमें एडवाइस मिलता है। जज सिचुएशंस, हमें सिचुएशन जज करने की शक्ति देता है। हम लोग कौन कौन सा स्किल दे रहा है, टू वर्क, गिव एडवाइस, एडवाइस देने की स्किल, जज सिचुएशन, जो ऐसा जैसा भी सिचुएशन है उसको हम लोग उसके बारे में सोच सके, उसका समाधान निकाल सके। जीवन में अगर कोई परेशानी है तो ये पढ़ाई हम लोग को बहुत काम आता है। एंड मेक डिसीजंस, और हम उस कठिन परिस्थिति में अपने अपना निर्णय ले सके। ये सब क्या है, किसी पढ़ाई का लक्ष्य होना चाहिए। और स्टडी एबिलिटी हम लोग को प्रदान करता है, इसका मतलब ये सब है। सो वी कैन से दैट स्टडीज हेल्प इम्प्रूव नॉलेज, काउंसलिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि स्टडीज़ किस में हम लोग में इम्प्रूव कर रहा है। तो नॉलेज तो इम्प्रूव करता ही है, काउंसलिंग, जजमेंट, हम लोग किसी चीज़ को जज कर सकते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, जजमेंट में काम देता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी काम देता है, ठीक है। अध्ययन से क्षमता बढ़ती है का अर्थ है कि अध्ययन हमें काम करने, सलाह देने, निर्णय लेने और परखने की क्षमता देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, परामर्श, निर्णय और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। आगे आते हैं एच नंबर क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द फ्रेज एबिएंट स्टडिया इन मोर्स। अब ये जो वाक्य लिखा है इसकी व्याख्या करना है आपको। तो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में जाएंगे ताकि हम लोग को समझ में आए। वाक्यांश एबिएंट स्टडिया इन मोड्स का अर्थ है कि जो चीज़ें हमें जुनून के साथ अभ्यास करते हैं, जो चीज़ हम जुनून के साथ अभ्यास करते हुए हमारी आदत बन जाती है, दूसरे शब्दों में अध्ययन हमारी आदतों में बदल जाता है और हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है अगर हम लोग पढ़ाई जुनून के साथ करने लगेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग को पढ़ाई करने का मन करता नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग पढ़ने लगेंगे और पढ़ने में मज़ा आने लगेगा तो आप पढ़ाई जुनून से करेंगे और जुनून आप फिर आपका पढ़ाई क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगा कि आपको दिन में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। द फ्रेज एबिएंट स्टडिया इन मोर्स मीन्स दैट व्हाट वी प्रैक्टिस विथ डेडिकेशन। इसका मतलब क्या है, व्हाट वी प्रैक्टिस विथ डेडिकेशन बिकम्स आवर हैबिट। इसका मतलब है दैट व्हाट वी प्रैक्टिस विथ डेडिकेशन, व्हाट वी प्रैक्टिस विथ डेडिकेशन बिकम्स आवर हैबिट। जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, डेडिकेशन के साथ करते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाता है। और दूसरा वर्ड में बोलेंगे तो इन अदर वर्ड्स स्टडीज टर्न इनटू हैबिट्स एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। और पढ़ाई हम लोग का हैबिट में बदल जाता है और हमारे कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, हमारे चरित्र का एक भाग बन जाता है। तो हम लोग का यहाँ से 8 तो दिया हुआ है, कोई ना कोई 2 तो आ ही जाना चाहिए। अगर आपके टीचर अच्छे होंगे तो यहीं से दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पोएम। तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फिर से यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई, यहाँ पे 4 ही तो दिया है। अच्छा, कविता तो देखो 4 ही गो है, कविता 2 ही गो है, तो 2 गो है तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 गो में से आपको कोई भी 2 गो लिखना है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी कविता पढ़ के जाएंगे तो आ जाना चाहिए। ये चारों याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। दिस ग्रीव आई गेव कमांड एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, व्हाट कैरेक्टर ऑफ ड्यूक इज रिवील्ड हियर। तो एक लड़की जो थी वो मैसेज करके, मैंने एक स्टूडेंट जो थी वो मैसेज करके बोली कि उनके जो स्कूल में कहा गया है कि तुम सॉल्व कर लो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसी में से आ जाएगा। तो अगर आप लोग के स्कूल में भी ये सजेशन दिया गया है तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं। तो क्या दिया है, दिस ग्रीव आई गिव कमांड, और जैसे ये बढ़ा मैंने कमांड दे दिया, एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और सभी की सभी हंसियां बंद हो गई। व्हाट कैरेक्टर ऑफ द ड्यूक इज रिवील्ड हियर, यहाँ पर ड्यूक के किस कैरेक्टर के बारे में पता चला, उसका चरित्र कैसा है, क्या पता चला इस लाइन से। द ड्यूक इज वेरी प्राउड ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, ड्यूक अपने परिवार की विरासत पर बहुत गर्व करता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी का व्यवहार और चीज़ों को परखना का तरीका उसके परिवार की प्रतिष्ठा को कम करता है। अपनी पत्नी की सबके प्रति मुस्कान को रोकने के लिए ड्यूक ने उसे मारने का आदेश दिया। तो देखो आंसर क्या लिखा इंग्लिश में, द ड्यूक इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड। वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर बड़ा प्राउड रहता है, गर्व करता है, बड़ा घमंड टाइप का है। ही फील्स दैट हिज वाइफ्स बिहेवियर एंड वे ऑफ जजिंग
थिंग्स लोअर हिज फैमिली रेपुटेशन। तो इसको लगता है कि उसकी वाइफ जो है सबसे बात करती रहती है, हंस मिल के बात करती है, ये उसके जो फैमिली का जो बैकग्रेथी है, प्राउड है, उसको कम कर रहा है, फैमिली की वैल्यू को कम कर रहा है। अब कोई राज घराने का नौकर से भी हंस के बात कर रहा है, सबसे हंस के बात कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वैल्यू कम जाता है, इसका राजे को लगता था। इसीलिए टू स्टॉप हर फ्रॉम स्माइलिंग एट एवरीवन, और उसके स्माइल को रोकने के लिए सभी की तरफ से ड्यूक ने उसको ऑर्डर दे दिया मारने का। ठीक है, उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द डचेस रिस्पॉन्ड टू द वाइट म्यूल इन हर आफ्टरनून राइड। ठीक, ड्यूरिंग हर आफ्टरनून राइड ऑन द वाइट म्यूल द डचेस ट्रीटेड everyone equally. She thanked all men, which the Duke felt lowered the dignity of his 1900 years old family reputation. तो दोपहर में सभी खच्चर की सवारी के दौरान डचेस सभी से समान व्यवहार करती थी। वह सभी पुरुषों को धन्यवाद देती थी, जिससे ड्यूक को लगा कि उसकी 900 साल पुरानी पारिवारिक प्रतिष्ठा कम हो रही है। घूम जाओ उधर, पीछे घूमो, मैंने उधर घूम जाओ, और एक पेज हिंदी लिख के दो, एक पेज इंग्लिश लिखो, इंग्लिश। हाँ, एक पेज इंग्लिश। हम लिख रहे थे ना भैया, हाँ, तो लिख के दिखा देंगे, तो आधा पेज से रोक के अभी लिखो, अभी लिख ले, इसको पूरा कर ले। ना अलग से नया पेज से लिखो। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन, what do the first two lines of the poem and still I rise signify। ठीक, कौन सा पोएम लिखेंगे? कोई भी लिखो, पोएम नहीं, कहानी लिखो। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग समझाते हैं। हाउ डिड द डचेस रिस्पॉन्ड टू द वाइट वुल इन एन आफ्टरनून राइड। तो क्वेश्चन है कि ये जो डच रानी थी, ये कैसे व्यवहार करती थी मिल के, जब वो खच्चर की सवारी कर लेती थी उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करती थी। तो जैसे वो खच्चर की सवारी कर लेती थी तो वह सभी पुरुषों को धन्यवाद देती थी, जिससे ड्यूक को लगा कि उसकी 900 साल पुरानी पारिवारिक प्रतिष्ठा कम हो रही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द आफ्टरनून राइड ऑन द व्हाइट म्यूल द डचेस ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। शी थैंक्ड ऑल मैन, व्हिच द ड्यूक फेल्ट लोअर्ड द डिग्निटी ऑफ हिज 900 ईयर्स ओल्ड फैमिली रेपुटेशन। ठीक है, इसके बाद देखो सी नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट डू द फर्स्ट two lines of the poem and still I rise signify। and still I rise signify का जो पहला दो लाइन है वो क्या बोलना चाह रहा है, तो है, देखो पहले हिंदी में पढ़ते फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये कविता एंड स्टिल आई राइज की पहली दो पंक्ति ताकत और संघर्ष करने की क्षमता को दिखाती है। तो पहली दो लाइन किसको बता रही है, पहली दो पंक्तियां ताकत और संघर्ष करने की क्षमता को दिखाती है। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम एंड स्टिल आई राइज सो स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू ओवरकम डिफिकल्टीज। ये क्या दिखा रही है, ताकत और संघर्ष करने की क्षमता को दिखा रही है पहले की दो लाइन। द पोएम इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इवन व्हेन फेसिंग एन अनफेयर एंड रेसिस्ट सोसाइटी। यह कविता आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के बारे में है, जो एक अन्यायी और रंगभेदी समाज के सामने भी बना रहता है। ये कविता रंगभेदी समाज को आईना दिखा रहा है कि स्टिल आई राइज, तुम लोग हमें जितना भी नीचे गिराने की कोशिश करो, हम तो उठेंगे। ठीक है, तो ये है दो लाइन, उसका पहला ये सब बता रहा है। और डी नंबर इसी से क्वेश्चन है, व्हाट डज एंग्लिव या एंजलिव सजेस्ट द रीडर बाय एड्रेसिंग द ऑप्रेसर फिगर्स एज यू। तो इसका आंसर देखो, एंजेलो अत्याचारी व्यक्ति को सीधे संबोधित करती है, लेकिन साथ ही परोक्ष रूप से भी बात करती है। वह पाठकों को काली महिलाओं की शक्ति और सशक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करती है। देखो जब वो बोल रही है, व्हाट डज एंजेलो सजेस्ट द रीडर बाय एड्रेसिंग द ऑप्रेसर फिगर्स एज यू, बोली यू। ठीक है, आपने हमें क्या करा, आपने हमें खींच रहा है, तुम लोग हमें खींच रहे हो, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। तो यू बोलकर किसको एड्रेस कर रही है, तो हम लोग को, जो लोग उसको पीछे खींचते हैं, जो लोग उनकी जाति को पीछे खींचते हैं, उन लोग का एड्रेस किया गया है। एंजेलो स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑप्रेसिव फिगर्स बट आल्सो इज एन इनडायरेक्ट वे। She invites the reader to join her in celebrating the strength and power of black woman। ठीक है, तो ये सब है इसका क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखो
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो पहले हम लोग का वही प्रोज में से है, गद्य में से है। देखो यहाँ पर भी हम लोग को के क्वेश्चन दिया रहेगा, ए बी सी डी, 4 ठो दिया रहेगा और 4 ठो में से कोई एक लिखना है। तो ये 4 ठो में से कोई एक ठो आ ही जाना चाहिए एग्जाम में। आप ये 4 याद कर सकते हैं फिर से। तो देखो क्या लिखा है, वाई डज मदर टेरेसा बिलीव दैट इट इज नॉट इनफ फॉर अस टू से आई लव गॉड बट आई डू नॉट लव माई नाइबर। तो ये भी समझाया हुआ उत्तर है कि मदर टेरेसा क्या बोल रही है कि हम खुद से, भगवान से तो प्यार करते हैं लेकिन अपने पड़ोसी से नहीं, ठीक है। तो जो क्लास 11 के बच्चे होते हैं इसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझाते हैं। हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जो लिखा वही समझाएंगे। सेंट जॉन यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे। सेंट जॉन नए नियम के अनुसार वे सबसे कम उम्र के प्रेरित थे, माने वो सबसे कम उम्र के बच्चे थे। 12 शिष्यों में से ये सबसे कम उम्र के थे। कौन? तो जॉन, सेंट जॉन। सेंट जॉन ने एक महत्वपूर्ण सत्य को स्पष्ट रूप से बताया है। सेंट जॉन ने एक बात कही थी कि एक पुरानी कहावत है, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये कौन बताया था? सेंट जॉन। यह हर व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहते हैं। इसलिए जो पड़ोसी संकट के समय हमारी मदद करता है वह हमारे प्रेम और सम्मान के योग्य है। साथ ही भगवान अमूर्त है। अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, और हम केवल उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इसलिए सेंट जॉन का कथन बिल्कुल सही है। तब देखो आप इंग्लिश पढ़ते हैं। सेंट जॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिपल्स अमॉन्ग द 12 फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ में आया हिंदी? अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट ही हैज द यंगेस्ट अपोस्टल। तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख देना है कि कौन है। सेंट जॉन ने ये बात कही थी। सेंट जॉन क्लियरली एक्सप्रेस्ड एन इंपॉर्टेंट ट्रूथ। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, अगर हम लोग इंसान की मदद करेंगे तो किसका मदद है? भगवान का मदद है। दिस अप्लाइज टू एवरीवन, यह हर जगह अप्लाइज होता है, नो मैटर देयर रिलीजन। और वहाँ पर हम लोग धर्म के घेरे में नहीं बंधे हैं। सब धर्म के जो लोग हैं यही कह रहे हैं, ठीक है, सब धर्म के भगवान इसी को कहते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट लव हिज नाइबर कैन नॉट ट्रूली क्लेम टू लव गॉड बिकॉज गॉड लिव्स विद इन पीपल। तो एक पर्सन जो कि अपने पड़ोसी को मदद नहीं करता है, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता है, उसको हेल्प नहीं करता है, अलग सेंस में कहा जा रहा है, तो वह भगवान से भी दूर है। पूजा पाठ तो करता है, लेकिन उस भगवान का पड़ोसी नमक मांगने आया, चीनी मांगने आया तो भगा दिया, नहीं है जाओ। लेकिन भगवान को क्या चढ़ा? मिठाई चढ़ा रहा है, रसगुल्ला चढ़ा रहा है, तो रसगुल्ला तो नहीं चढ़ता, लड्डू चढ़ा रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब गलत है। Therefore, a neighbor who helps us in times of crisis deserves our love. Besides, God is invisible and we can only feel His presence. तो हम लोग को हमें नाइबर की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग अपने पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते तो हम लोग लव को डिजर्व नहीं करते हैं। बिसाइड्स, गॉड इज, और लास्ट में बताने कि जो भगवान है वो इनविजिबल है, एंड वी कैन ओनली फील हिज प्रेजेंस, और हम लोग उनके प्रेजेंस को ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनकी मदद हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग उनके बनाए हुए लोगों की मदद करें, उनके बनाए हुए संसार को मदद करें, तो हम लोग भगवान की मदद कर सकते हैं। सो सेंट जॉन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ डज ओ हेनरी एस्टैब्लिश ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जिमी वैलेंटाइन एंड राल्फ डी स्पेंसर। तो कैसे ओ हेनरी ने जिमी वैलेंटाइन और राल्फ डी स्पेंसर के बीच में ये अंतर को दर्शाया है। तो ओ हेनरी shows a difference between Jimmy Valentine and Ralph D. Spencer in the story. At first, Jimmy was a well-known burglar who was caught and sent to jail. After his release, he did not change and robbed 3 safes.
बेन प्राइस द डिटेक्टिव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम अगेन। तो यहाँ पर कैसे इन लोगों ने अंतर बताया है, तो देखो पहले ओ हेनरी ने कहानी में जिमी वैलेंटाइन और राल्फ डिस्पेंसर के बीच अंतर दिखाया है। शुरुआत में जिमी एक कुख्यात चोर था जिसे पकड़कर जेल भेज दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद उसने फिर अपनी आदत नहीं बदली और 3 तिजोरियां लूट ली। तब बेन प्राइस जिमी को पकड़ने के लिए फिर से सक्रिय हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा था। ओ हेनरी शोज द डिफरेंस बिटवीन जिमी वैलेंटाइन एंड राल्फ स्पेंसर। ओ हेनरी उन दोनों में डिफरेंस को दर्शाते हैं। स्पेंसर इन द स्टोरी, राल्फ स्पेंसर इन द स्टोरी। एट फर्स्ट जिमी वाज वेल नोन बर्गलर। जिमी स्टार्टिंग में क्या था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी, माने लंबा चौड़ा आदमी नहीं, माने लंबा चौड़ा चोर था, माने फेमस चोर था। हु वाज कॉट एंड सेंट टू जेल, जो पकड़ा गया उसको जेल में डाल दिया गया। आफ्टर हिज रिलीज ही डिड नॉट चेंज एंड ड्रॉप्ड 3 सेफ्स। और जैसे रिलीज हुआ ये नहीं बदला, ही डिड नॉट चेंज एंड रोब्ड 3 सेफ्स। फिर से क्या किया, तिजोरी लूटा, तीन ठो तिजोरी लूटा। बेन प्राइस द डिटेक्टिव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम। और बेन प्राइस ने फिर से इसका सर्चिंग स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं राल्फ डिस्पेंसर क्या लिखा। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया। जिमी एल्मोर नाम के शहर में पहुंचा और होटल के रिकॉर्ड में अपना नाम राल्फ डिस्पेंसर लिखवाया। वहाँ उसकी मुलाकात एनाबेल एडम्स से हुई जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने ईमानदारी से जीने का फैसला किया और जूते की दुकान खोली। उसका व्यापार सफल हुआ और वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। 1 साल के अंदर उसकी एनाबेल एडम्स से सगाई हो गई। तो देखो, बट देन द स्टोरी टुक अ टर्न। कहानी में ट्विस्ट आता है। जिमी केम टू एल्मोर एंड रोट हिज नेम एज राल्फ स्पेंसर इन द होटल रजिस्टर। जिमी एल्मोर आता है और वहाँ पर होटल के रजिस्टर में अपना एक नया नाम दर्ज कराता है, राल्फ स्पेंसर। इन एल्मोर, उस टाइम तो आधार कार्ड नहीं होता था, ठीक है। इन एल्मोर ही मेट एनाबेल एडम्स। और एल्मोर में जाके किससे मिला, एनाबेल एडम्स से मिला। एंड दिस मीटिंग चेंज हिज लाइफ। और उससे मिलने के बाद इसका जीवन चेंज हो गया। ही डिसाइडेड टू लिव ऑनेस्टली एंड ओपन अ शू स्टोर। उसने he decided to live honestly and opened a shoe store. हिंदी समझ में आ रहा होगा। His business grew and he became a respect man within a year. He got engaged to Annabelle Adams. ठीक है, उसके बाद देखते हैं establish Bacon as a Renaissance thinker from your observation of studies. तो कैसे हम लोग बैकन को रिनासेंस, पुनर्जागरण के समय का हम लोग लेखक कह सकते हैं। आपने क्या महसूस किया, तो चलो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। रिनासेंस आप लोग का पता याद होगा कि नहीं, पुनर्जागरण, ठीक, यूरोप में हुआ था। यूरोप का पुनर्जागरण कहाँ हुआ था। फ्रांसिस बेकन अपने वैज्ञानिक विचारों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि वैज्ञानिक ज्ञान चीज़ों को देखकर और तर्क का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लाइन पहले देखते हैं। फ्रांसिस बेकन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज आइडियाज अबाउट साइंस। फ्रांसिस बेकन अपने साइंस के आइडिया के लिए बहुत फेमस है। ही बिलीव द साइंटिफिक नॉलेज कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड यूजिंग रीजनिंग टू अंडरस्टैंड देम। और वह हर चीज़ को समझने के लिए ऑब्जर्व करने का तरीका अपनाते हैं। किसी भी चीज़ को सीखना है तो किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऑब्जर्व करना क्या होता है, उसको ध्यान से देखना और उसको देखते समय कुछ दिमाग में और नहीं सोचना, सिर्फ उसी को देखना, वो होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड यूजिंग रीजनिंग टू अंडरस्टैंड देम। और उसमें दिमाग लगाना, रीजनिंग करना दिमाग में कि ये कैसे हो रहा है। ये सोचना समझना ऑब्जर्व करने से ही हम लोग का क्या होता है, साइंटिफिक जो दिमाग होता है वो हम लोग का डेवलप होता है। बेकन के अनुसार हम प्राकृतिक घटनाओं के प्रयोग करके और प्रकृति के विभिन्न कारकों को नियंत्रित करके समझ सकते हैं। उन्होंने आगमनात्मक तर्क को बहुत महत्वपूर्ण माना, जिसका अर्थ है कि हम छोटे छोटे अवलोकनों से बड़ी बड़ी बातें सीख सकते हैं। बेकन के अनुसार हम प्राकृतिक घटनाओं को प्रयोग करके और प्रकृति के विभिन्न कारकों को नियंत्रित करके समझ सकते हैं। उन्होंने आगमनात्मक तर्क को बहुत महत्वपूर्ण माना, जिसका अर्थ है कि हम छोटे छोटे अवलोकनों से बड़ी बातें सीख सकते हैं। उनके वैज्ञानिक विचार क्रांतिकारी थे और विज्ञान को लेकर वे आशावादी थे। तो पढ़ते हैं। Bacon's theory says that we can understand natural events by experimenting and controlling different factor of nature. तो बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं क्या करके, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, ही गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग तो क्या होता है ये तो हम अभी देखे नहीं हैं,
which means learning from specific observations to make general conclusions. His ideas about the science were new, full and hot. और इनका जो साइंस को लेकर के आइडिया था, नजरिया था, वो बहुत नया था। बेकन को अनुभववाद का जनक कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म, सही में अनुभववाद का जनक किसको कहा जाता है? क्योंकि वो मानते थे कि ज्ञान हमारे अनुभव, देखने, सुनने और महसूस करने से आता है। तो ये बहुत बड़ा एम्पिरिसिज्म जो है, अनुभववाद जो है, बहुत बड़ा विचार है, ठीक है, जिसने दुनिया को पलट कर रख दिया। जो हम लोग साइंस देखते हैं, ये बेकन का ही देन है, तब अगर इसने एम्पिरिसिज्म का खोज किया है तो। बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, विच मीन्स ही बिलीव दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम व्हाट वी सी, हियर एंड एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंसेस। तो बेकन ने सबसे पहले भगवान को हटाया कि देखो भगवान को बारे में बाद में सोच जाएगा, हम लोग उसी को सच मानेंगे जो हम लोग देख सकते हैं। आजकल हम लोग क्या सच मानते हैं? जो हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम लोग सच मानते हैं, सुन सकते हैं जिसको, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल है तब इनका। अच्छा, ये जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ द गार्डन पार्टी? गार्डन पार्टी स्टोरी का थीम क्या है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और भी बाकी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ डज द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी हेल्प टू कन्वे द थीम? द गार्डन पार्टी एक्सप्लोर्स द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। तो पहले इसका हिंदी पढ़ते हैं। द गार्डन पार्टी अमीर और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाती है। द गार्डन पार्टी एक्सप्लोर्स द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल। लारा द मेन कैरेक्टर बिलोंग्स टू द वेल्दी शेरिडन फैमिली। जो लारा है, जो कि एक कैरेक्टर कहाँ से बिलोंग करती है? अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। अमीर फैमिली का नाम क्या है? शेरिडन फैमिली। एज अ चाइल्ड सी इज स्टिल लर्निंग अबाउट सोशल क्लास डिफरेंसेस। और वो बच्ची है और वो सीख रही है कि कैसे क्लासिकल डिफरेंसेस है, सोशल, हम लोग के समाज में कैसे डिफरेंसेस है, क्लास के डिफरेंस है, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, ऐसे करके है। लारा लाइक्स द वर्कर्स who come to set up the marquee for the party। लारा को वो वर्कर्स पसंद आते हैं, माने ऐसे नहीं, वो पसंद नहीं कि माने अच्छे लगते हैं कि हाँ बातचीत करना अच्छा है। सेट अप द मार्की फॉर द पार्टी, जो क्या करने आते हैं? जो टेंट बनाने के लिए आते हैं, जो टेंट बनाने के लिए आते हैं, उसे लगता है कि वो अमीर लड़कों के बजाय ऐसे लोगों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करेगी। शुरुआत में वह यह सोचती है कि वर्ग भेद गलत है, ठीक है। तो सी विशेष शी could spend time with such men instead of the rich boys she usually meets। तो ये सोचते कि क्या काश मैं इन लोगों से मिल पाती, जैसे कि मैं अमीर लोग से मिलती हूँ, वो लोग तो बड़े अजीब टाइप के होते। एट फर्स्ट शी फील्स दैट क्लास डिवीजन आर अनफेयर, ठीक। लेकिन कहानी के अंत में जब वो एक गरीब विधवा को बचा हुआ खाना देने जाती है, तो उसे अजीब महसूस होता है। उस समय वो अपने शानदार घर लौटने की इच्छा करती है। वो अपने शानदार घर लौटने की इच्छा करती है। यह दिखाता है कि वो पूरी तरह से वर्ग भेद को समझने और स्वीकार करने में संघर्ष कर रही है। However, at the end of the story, when she goes to give a basket of leftover food to a poor widow, she feels uncomfortable. At that moment, she wishes to go back to her luxurious home, showing her struggle in fully understanding class difference। तो ये भी क्लास डिफरेंस को ठीक से समझ नहीं पाती है। तो पहले तो ये सोचती है क्लास डिफरेंस गलत है, लेकिन जब अब गरीब लोगों के घर में जाती है तो वहाँ से वो खुद भागना चाहती है कि यहाँ से मुझको जल्दी जल्दी निकलना है। बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा है, लेकिन लेखक की लेखिका बोल रही है कि तुम लोग समझ लो जो समझना है। उसके बाद पोएम में से जानते हैं, देखो 2 ही ठो आएगा, 2 ठो में से 1 ठो लिखना है, ठीक। ए और बी 2 ठो में से 1 ठो लिखना होगा। फिर रैपिड रीडर में से भी आएगा, उसमें से भी 3 ठो आएगा, 1 ठो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पोएम में से कॉन्साइडर माई लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तुमको यह बताना है कि माई लास्ट डचेस जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग पहले ही बताया हुआ है कि मोनोलॉग वो होता है जो कि खाली एक ही आदमी बकता जा रहा है, और इसमें ड्रामेटिक भी है, ठीक है, अलग से अचानक से चेंज आ जाता है, ठीक। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग जैसे हम कर रहे हैं, इसको हम लोग मोनोलॉग बोल सकते हैं कि हम अकेले क्या कर रहे हैं, बकबक करते रहे हैं, तो इसी को हम लोग मोनोलॉग कहते हैं, ठीक। A dramatic monologue is a poem that starts suddenly. A dramatic monologue is a poem that starts suddenly,
इन द मिडल ऑफ अ सिचुएशन। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की कविता होती है जो अचानक बीच से शुरू होती है। ठीक है, इसकी एक खासियत यह होती है कि यह किरदार के मनोवैज्ञानिक विचारों के भावनाओं को गहराई से दिखाती है। मोनोलॉग में क्या होता है कि जो आदमी बोल रहा है उसके अंदर की चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज दैट इट गिव्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर्स थॉट एंड इमोशंस। इसके बाद कविता माई लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि इसमें एक वक्ता और एक श्रोता होता है। इस कविता में फेरारा का ड्विक वक्ता है और उसका श्रोता वह मेहमान है जो उससे मिलने आया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अच्छा, आगे देख लेते हैं इधर। द पोएम माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकॉज इट फॉलोज द ट्रेडिशंस of having a speaker and a listener. In this poem, the Duke of Ferrara is the speaker and the listener is a guest who has come to visit home. जो लिसनर है वो कौन है? एक गेस्ट है जो कि घर को घूमने के लिए आया है। इसके बाद लास्ट पैरा पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत अच्छी तरह से ड्यूक के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। ड्यूक को आत्म केंद्रित, स्वामित्व रखने वाला, क्रूर, घमंडी और लालची दिखाया गया है। वह इंसानों से ज़्यादा कला को महत्व देता है। यह कविता समाज की सच्चाई को भी दर्शाती है जो इसे एक प्रभावशाली ड्रामेटिक मोनोलॉग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में। रॉबर्ट ब्राउनिंग स्किलफुली एक्सप्लोर्स द ड्यूक्स पर्सनालिटी। द ड्यूक इज शोन एज सेल्फ सेंटर्ड, पोसेसिव, क्रूल, प्राउड एंड ग्रीडी। ही वैल्यूज आर्टवर्क more than human life. The poem also gives a realistic pictures of society, making it a powerful dramatic monologue. तो आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। एनालाइज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड स्टिल आई राइज। तो स्टिल आई राइज ये टाइटल सही है, आपको इसके ऊपर तथ्य देने हैं। तो पहले हिंदी पढ़ते हैं। स्टिल आई राइज एक ऐसी कविता है जो अश्वेत लोगों की ताकत और साहस को दिखाती है। अगर हिंदी में आता है कि ये सार्थकता बताओ, शीर्षक की सार्थकता, हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते थे, लेकिन इंग्लिश में है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। जो नस्ल भेदभाव और अन्याय का सामना कर रहे थे। यह कविता 1970 के दशक में लिखी गई थी जब माया एंजेलो सिविल राइट्स मूवमेंट और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थी। तो देखो, स्टिल आई राइज इज अ पोएम अबाउट द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ ब्लैक पीपल अगेंस्ट रेसिज्म एंड इनजस्टिस। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता था रंग भेद। आज से अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा रंग भेद करता था, आज से 100-200 साल पहले। ठीक है, इट वॉज रिटन इन 1970s when Maya Angelou was involved in the civil rights movement and political activism. तो ये कब लिखा गया था? 1970 के दशक में लिखा था जब माया एंजेलो क्या थी, जो लोगों के अधिकारों के लिए मूवमेंट कर रही थी कि सभी का कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग पॉलिटी में पढ़े थे कि क्या होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए कुछ कुछ। इसके बाद देखते हैं इस कविता का शीर्षक स्टिल आई राइज, फिर भी मैं उठती हूँ। एंजेलो के लेखन शैली और विषयों से मेल खाता है। पहली पंक्ति में ही मुख्य विचार सामने आता है, कठिनाइयों के बावजूद मजबूत बने रहना। ठीक, तो इंग्लिश देखते हैं। द टाइटल स्टिल आई राइज रिप्रेजेंट्स एंजेलोज स्टाइल एंड थीम्स। द फर्स्ट स्टेंजा इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग इवन इन द टफ टाइम्स। इसके बाद देखते हैं अंतिम पंक्तियों में आई राइज को 5 बार दोहराया गया है, जिससे कविता का संदेश और भी प्रभावशाली बन जाता है। आखिरी पंक्तियाँ लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज, डर और आतंक की रातों को पीछे छोड़कर मैं उठती हूँ, उसकी आशा और सफलता को दर्शाती हूँ। इसलिए कविता का शीर्षक बिल्कुल उचित और अर्थपूर्ण है। क्या लिखा है इंग्लिश में? इन द लास्ट स्टैंजा द फ्रेज आई राइज is repeated 5 times, making the message clear and powerful. The last lines, leaving behind nights of terror and fear, I rise, show her hope and success in an African American woman. Thus, the poem's title is meaningful and fitting. ठीक है, तो आशा है कि समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्या, मैंने रैपिड रीडर के क्वेश्चन आंसर को नहीं दिया? तो ये तो बड़ा ख़राब बात है, मैंने क्यों नहीं दिया? अच्छा, वो मैंने सिर्फ फ़ोटो खींच के रख लिया, उसको शायद कॉपी वॉपी नहीं करके दिया। एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैं इन तीनों के क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। हम लोग ग्रामर देख लेते हैं। अच्छा, ग्रामर ये लोग पढ़ने भी आया तो ये लोग को थोड़ा पढ़ा देते हैं। तब तक के लिए तुम लोग इतना ही क्लास करो, 40 मिनट का क्लास है। इसका पार्ट 2 हम अभी बना देते हैं इन लोगों को पढ़ाने के बाद, जस्ट, ठीक है। तो ये सब आ गया, हम ये जो PDF है ये भी ग्रुप में भेज दे रहे हैं, तो वहाँ से तुम लोग ज्वाइन कर लो उसको। तो रखते हैं, टाटा, बाय बाय।